स्टार्ट हो। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कीर्तन चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस पी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में केशव दास द्वारा रचित कवि प्रिया के दोहों की व्याख्या के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। आइए केशव दास द्वारा रचित कवि प्रिया के दोहों को हम पढ़ते हैं। समझे बाला बालकहूँ वर्ण पंथ अगाध, कवि प्रिया केशव करी क्षमियो कवि अपराध। ठीक, दूसरा दोहा है चरण धर चिंता करत, नींद न भावत शोर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। और तीसरा है राचत रंचन दोषयु, कविता बनिता मित, बुंदत हाला परत ज्यों, गंगा घाट अपवित्र। ठीक, ये जो तीनों दोहे हैं यह परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसकी व्याख्या बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। ठीक, व्याख्या करने से पहले एक संदर्भ हम बता दे रहे हैं आपको। संदर्भ क्या लिखोगे? संदर्भ प्रस्तुत पद्यावतरण। ठीक, रीतिकाल के प्रवर्तक। ठीक, रीतिकाल के प्रवर्तक केशव दास द्वारा विरचित कवि प्रिया के तृतीय प्रभाव से अवतरित है। ठीक, ये आप संदर्भ लिखोगे। प्रसंग क्या लिखोगे? प्रसंग इस दोहे में केशव दास ने ठीक क्षमा मांगते हुए कवि प्रिया को लिखने की आज्ञा मांगते हैं। कवि प्रिया को लिखने की आज्ञा मांगते। कवि प्रिया क्या कहते हैं? केशव दास की एक प्रेमिका है, उससे आज्ञा मांगते हैं कि हम क्या आप पे कोई दोहा लिख सकते हैं। ठीक, अनुमति मांगते। इसी प्रसंग का वर्णन किया गया है इसमें। अब केशव दास जी कहते हैं व्याख्या में, केशव दास कहते हैं कि बच्चों और स्त्रियों को समझने के लिए मैं जिस मार्ग का वर्णन करने जा रहा हूं वह मार्ग बहुत ही कठिन है। ठीक, अतः हे कवियों, जितने भी कवि थे उनका स्मरण किए। अतः हे कवियों, मुझे क्षमा करना, क्योंकि नायिका का वर्णन सभी कवि नहीं कर सकते। स्त्रियों का वर्णन कवियों की कल्पना से परे होता है। जैसे बिहारी लाल ने नायिका का वर्णन किया है, नक्सिक वर्णन। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि हे कवियों, मुझे क्षमा करना कि अगर मुझसे कोई भी अपराध हो जाए, ठीक, आगे चलते हैं। अपराध हो जाए, वे कहते हैं कि मैंने इस कवि प्रिया पुस्तक का लेखन, कवि प्रिया क्या पुस्तक का लेखन इसलिए किया है कि इसमें कविता के अगाध रहस्य को, अगाध मतलब असीम रहस्य को बालक तथा बालिकाएं भी समझ सके। ठीक, इसलिए कविगण मेरे अपराध को क्षमा करें। जितने भी कवि हैं, अगर मैं अपनी कवि प्रिया नाम की रचना करता हूं, अपनी प्रेमिका का वर्णन करता हूं, अगर उसमें जो भी गलतियां होंगी उसमें आप क्षमा करिएगा। ठीक, यही केशव दास कह रहे हैं इसको। ठीक, और आप काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे? रस, कौन सा रस है? श्रृंगार। ठीक, छंद कौन सा है? दोहा। अलंकार कौन सा है? रस, छंद, अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। ठीक, क्योंकि बाला बालकहूँ, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ब वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। समझ में आ गया? शब्द शक्ति कौन सी है? शब्द शक्ति है अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति। गुण कौन सा है? श्रृंगार में कौन सा गुण होता है? माधुर्य और प्रसाद गुण। माधुर्य और प्रसाद गुण होता है श्रृंगार में। ठीक है, जहां पर श्रृंगार परक रचनाएं हो वहां पे माधुर्य और प्रसाद गुण। ठीक, इतनी चीजें आपको काव्य सौंदर्य में लिखनी है।
आइए दूसरा दोहा देखते हैं। चरण धरन चिंता करत, नींद न भावत सोर, सुवर्ण को खोजत व्यर्थ, कवि के विचारी चोर। ठीक, संदर्भ पहले की तरह रहेगा, क्योंकि संदर्भ एक बार जो लिखा जाता है कविता का बदलता नहीं, या तो कविता का पाठ ही बदल जाए, ठीक, और प्रसंग बदलता है। प्रसंग पंक्तियों के, कविता में आए हुए पंक्तियों के अनुसार बदलता है, ठीक है ना। अब आइए प्रसंग इसका देख लेते हैं। इस दोहा में कवि ने 3 अर्थ बताए, किसके? कवि के, व्यभिचारी के और चोर के। प्रसंग क्या लिखो कि इस दोहे में 3 अर्थ बताए हैं, कवि के, व्यभिचारी के और चोर के। संदर्भ में 3 अर्थ बताए हैं, इसी प्रसंग का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। अब आइए देखते हैं व्याख्या। हम कवि पक्ष में देखते हैं व्याख्या, हम कवि पक्ष में देखेंगे कि कवि पक्ष में देखते हैं व्याख्या। कवि कविता के प्रत्येक चरण को, जब कवि अपनी कविता की रचना करता है तो उसके प्रत्येक चरण को लिखते समय बहुत ही कल्पना और चिंतनशील हो रहता है, ठीक। उसे नींद और शोर नहीं सुहाता, उसे नींद और शोर अच्छा नहीं लगता। सुहाता मतलब अच्छा नहीं लगता, ठीक, अच्छा नहीं लगता। कवि केवल सुवर्ण अर्थात रस के अनुकूल, सुवर्ण मतलब रस रूपी सोने के अनुकूल, ठीक, लिखते समय अनुकूल वातावरण को ढूंढता है। ऐसे कविता नहीं रह सकते हो। कविता के लिए चिंतन मनन और तर्क शक्ति का होना आवश्यक है, और शब्द शक्ति का होना आवश्यक है, और एकांत में कविता लिखी जाती है। ये नहीं कि शोरगुल में कविता नहीं लिखी जाती है ना। जब दिमाग मस्तिष्क एकाग्र रहता है तभी हम अकेलेपन या कहीं बैठे हैं, जैसे गोविंद सागर बांध जा रहे हैं, वहां अकेलेपन कोई कविता लिखी है। सुबह टहलने जा रहे हो, उसी के संदर्भ में सुबह की कविता भी लिखी है, ठीक है ना। तो कविता एकांत स्थान में लिखी जाती है और एकांत मन से, एकाग्र मन से, ठीक। अब ये तो हुआ कवि के पक्ष में व्याख्या, ये कवि के पक्ष में हो गया। अब आते हैं व्यभिचारी के पक्ष में। व्यभिचारी मतलब बुरे आचरण वाला व्यक्ति के पक्ष में आते हैं, ठीक। अब कह रहे हैं कि केशवदास कहते हैं कि व्यभिचारी व्यक्ति, बुरे आचरण वाला व्यक्ति बहुत सोच विचार कर काम करता है, ठीक। अन्य लोग सोते रहें और शोर न करें, ऐसी स्थिति उन्हें अपने अनुकूल लगती है, ठीक। क्योंकि जब व्यभिचारी जब गलत काम करेगा तो सारे लोग क्या एकांत में करेगा ना, और सभी लोग सो जाएं तब गलत काम करेगा, ठीक, अपने अनुकूल लगती है। और कह रहे हैं वह सुंदर रंग वाली नायिका। यहाँ स्वर्ण का मतलब 3 अर्थ है, ठीक, इसीलिए 3 अर्थ है ना, इसीलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है, ठीक। यहाँ पे स्वर्ण के, सुवर्ण के 3 अर्थ है, एक तो सोना, एक तो सुंदर नायिका, ठीक, एक तो क्या कहते हैं क्या कहते हैं सुंदर समय या कीमती समय, मूल्यवान समय, ठीक है। सुंदर रंग वाली नायिका को खोजता रहता है। अब चोर के पक्ष में व्याख्या करते हैं। केशवदास कहते हैं चोर जो जब चोरी करता है तो सोच समझकर चोरी करने जाता है, ऐसे नहीं गिराते, उसका भी एक निश्चित समय होता है ना। वह दबे पांव चलता है, कोई मालूम न चले, चोरी करने जाता है वह बहुत ही दबे पांव चलता है, जैसे कोई उसकी आहट न सुन सके। कोई जैसे चोरी हो जाती है तो किसी को पता चलता है? नहीं चलता। चोरी हो गई मतलब सुबह उठे कहीं चोरी, तो मेरी अगर चोरी हो गई पता नहीं चला किसी को, अर्थात उस समय किसी को पता ही नहीं चलता कब चोर आया, चोरी करके चला गया, ठीक। चोर को भी लोगों का सोते रहना पसंद है। अब चोर क्या क्या है, चोर तो सोच ही रहा है कि लोग हमेशा सोते रहे और मुझे एकांत माहौल मिलता है, तभी तो हमारा काम बनेगा, ठीक। कुछ भी शोर पसंद नहीं आता। वह सुवर्ण, वह क्या है, चोर क्या करता है, सुवर्ण या सोने को खोजते फिरता है। जब चोरी करने जाता है तो सोना को खोजते फिरते रहता है कि कहाँ रखा है सोना, ठीक, ये कह रहे हैं। अब आते हैं तीसरे में, राचत रंजन दोष युक्त, राचत रंजन दोष युक्त कविता वनिता मित्र, बूंदक हाला व्रत ज्यों गंगा घाट अपवित्र, ठीक है।
आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। प्रश्न क्या है? इस दोहे छंद के माध्यम से केशव दास ने 3 का वर्णन किया। एक तो कविता का वर्णन किया है, एक तो वनिता मतलब स्त्री का वर्णन किया है, एक मित्र का वर्णन किया है। दोस्त कैसे बना होना। ठीक, आइए हम देखते हैं कविता। ठीक है ना। केशव दास कहते हैं कि कविता स्त्री तथा मित्र में थोड़ा सा भी दोष आ जाए तो वे इस प्रकार अच्छे नहीं लगते जिस प्रकार कविता स्त्री और मित्र में अगर थोड़ा सा भी दोष आ जाए वे उसी प्रकार अच्छे नहीं लगते जिस प्रकार, उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार मदिरा की एक बूंद हाला विष जहर, यानी यहाँ मदिरा विष मतलब हाला होता है, हाला मतलब मदिरा या विष या जहर, यहाँ तात्पर्य है क्या? मदिरा, शराब। ठीक है। अब कह रहे हैं कि जिस प्रकार मदिरा की एक बूंद पड़ते ही गंगा जल का भरा हुआ पूरा घड़ा क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। समझ गए ना आप? तो मित्र क्या कहते हैं, कविता कैसी होनी चाहिए? दोष मुक्त होनी चाहिए। स्त्री कैसी होनी चाहिए? दोष मुक्त होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, मित्र कैसा बनाना चाहिए? दोष मुक्त बनाना चाहिए। कुल मिला के सच्चे मित्र बनाना चाहिए। यही केशव दास कह रहे हैं, है ना। अब कहते हैं कि आगे कहते हैं, कल कहते हैं कि ये तीनों कविता, स्त्री और मित्र दोषों के रहते हुए भी शोभा नहीं पाते। जैसे एक बूंद मदिरा से गंगा जल से भरा हुआ घड़ा अपवित्र हो जाता है। बताओ, गंगा जल हमेशा पवित्र माना जाता है, अगर उसमें मदिरा की बूंद डाल दिया जाए तो अपवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते, ये खासियत है। कितने भी आप दूषित जल डाल दो कीड़े नहीं पड़ेंगे। ठीक, शुद्धिकरण कर देता है गंगा, है ना। यही कह रहे हैं। अब अतः थोड़े से दोष से ही ये तीनों क्या होते हैं? अगर इन तीनों में थोड़ा सा दोष आ गया तो क्या ये निंदनीय माने जाते हैं? निंदनीय माने जाते हैं। कौन तीनों? कविता, स्त्री और मित्र। ठीक है। आगे चलते हैं। अलंकारों एवं गुणों के पक्षपाती केशव दास काव्य में किसी भी दोष को क्षमा नहीं करते। कविता में भी, जैसे कविता काव्य रचे तो उसमें भी गुण और दोष होते हैं। इस सृष्टि में सभी में जितने भी 84 लाख योनियां हैं, ठीक, इस सभी में गुण और दोष विद्यमान है। ऐसा नहीं कि किसी के पास गुण ही गुण, हमारे पास भी दोष है, हम भी गुण नहीं। गुण तो सच्चे गुणों वाला तो केवल ईश्वर है ना। मानो तो क्या गलतियों का पुतला है ना। एक सूक्ति वाक्य है, भूल करना बुरा नहीं, भूल को भूल न समझना ही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ना। अब आप क्या लिखोगे इसमें? विशेष में क्या लिखोगे? काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत विशेष में क्या लिखोगे? यहाँ दोष की तुलना किससे की गई है? शराब से, मदिरा से। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है ना। और कविता, स्त्री और मित्र ये तीनों अल्प दोष हैं। ठीक, जैसे एक बूंद मदिरा से घड़े में भरा गंगा जल अपवित्र हो जाता है, वैसे ही थोड़ा सा दोष आने पर, एक भी दोष आ जाने पर ये तीनों क्या हो जाते हैं? अपवित्र हो जाते हैं। ठीक, अब रस छंद अलंकार हमने बता ही दिया है आपको, विशेष बता दिया है और शब्द शक्ति बता दिया है और गुण। ठीक है ना। मैंने बताया कि काव्य के गुण भी होते हैं, काव्य के दोष भी होते हैं, काव्य की शब्द शक्तियां भी होती हैं। काव्य मतलब कविता, है ना। आपके पाठ्यक्रम का शीर्षक नाम है ना हिंदी काव्य, मतलब आपको कविता ही पढ़ना है, काव्य से संबंधित, गद्य नहीं पढ़ना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो केशव दास द्वारा रचित कवि प्रिया के दोहों को समझाया वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।